हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम इन द सीरीज ऑफ रैपिड रिवीजन क्लासेस फॉर द बोर्ड एग्जाम। आज का टॉपिक 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, उस चैप्टर का नाम है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस। उस चैप्टर के 3 पार्ट हैं। वन पार्ट वी हैव डन अबाउट द इमरजेंसी, सेकंड जो टॉपिक है फिलॉसफी, अभी उसको कवर करना है, और थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक अपसर्च। ये न्यू टॉपिक ऐड हुआ है आपके सिलेबस के अंदर और डेफिनेटली इससे क्वेश्चंस फ्रेम आउट किया जाएगा, तो आप हमारे साथ बने रहें और इस टॉपिक का पूरा बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, इससे कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। लेट्स वी स्टार्ट। पहली बात, डेमोक्रेटिक अपसर्च होता क्या है? डेमोक्रेटिक अपसर्च का मतलब होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन। जो इलेक्शंस होते हैं भारत के अंदर, उसमें पीपल्स का जो पार्टिसिपेशन है उसका बेस क्या है? तो आप लिखोगे इट इज अ स्टडी अबाउट द वोटर्स टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। इसके अंदर बेसिकली 3 तरह के डेमोक्रेटिक अपसर्च हैं। आपसे पूछा जा सकता है कोई भी स्पेसिफिक, जैसे अभी हम देखते हैं फर्स्ट कौन सा है, सेकंड, और सबसे लास्ट के अंदर हम डेमोक्रेटिक अपसर्च पढ़ेंगे थर्ड क्या है। यहां पे जो भारत का इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है उसको टाइम के साथ डिवाइड किया है। सबसे पहले इन्होंने टाइम पीरियड दिया है कि भारत में पहला जनरल इलेक्शन हुआ था 1952 के अंदर, 1 और 2 के अंदर, तो यहाँ पे 1950 से लेकर 1970 तक। सेकंड इसके अंदर दिया हुआ है 1980s। आप बोलोगे सर 70s और 80s के बीच का टाइम पे वो इमरजेंसी है, ऑलरेडी वी स्टडी अबाउट दिस। फिर हमारे पास आता है आफ्टर द 1990s। जो 1990s का डेमोक्रेटिक अपसर्ज है उसके क्या फीचर्स हैं? सबसे पहले आप इसके अंदर पॉइंट लिखोगे कि जो डेमोक्रेटिक अपसर्ज है, पहला इसमें हमने क्या किया, सक्सेसफुली टू होल्ड द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। भारत के अंदर क्या हुए भाई, पहले जनरल इलेक्शन हुए। पहले जनरल इलेक्शन का टाइम पीरियड क्या है, 1951 टू 52। पहले जनरल इलेक्शन के अंदर टोटल सीट कितनी, 489। मेजोरिटी किसको मिला, कांग्रेस को मिला। अब यहाँ पे जनरल इलेक्शंस जो हमने लिखने हैं वो क्या थे, चैलेंजेस था, क्योंकि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने ये प्रेडिक्ट किया था कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। डेमोक्रेसी व्हाई कैन नॉट बी एस्टेब्लिश? क्योंकि भारत के पास बिग पॉपुलेशन है, बिग जोग्राफिकल एरिया है, इलिटरेट वोटर्स है, और डेमोक्रेसी नॉट ए मेड फॉर सच टाइप्स ऑफ द कंडीशन। दूसरा, हमने प्रूव कर दिया कि बेसिकली जो डेमोक्रेसी है इट कैन बी सर्वाइव। इसको क्या किया जा सकता है, सर्वाइव किया जा सकता है किसके अंदर, बिग पॉपुलेशन के अंदर, दूसरा बिग जोग्राफिकल एरिया के अंदर, और तीसरा विद इलिटरेट वोटर्स के साथ। और इसीलिए फर्स्ट जनरल इलेक्शन इज द नोन एज द लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, बिकॉज अर्लियर इट वाज कंसीडर्ड कि डेमोक्रेसी मेड ओनली स्मॉल कंट्रीज, स्मॉल पॉपुलेशन और लिटरेट वोटर्स। तीसरा, वी सक्सेसफुली फंक्शनिंग द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो भारत के अंदर कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था सबसे पहले और सक्सेसफुली भारत के अंदर काम कर रहा है। और फोर्थ वन लिखोगे, पीपल हैव द एक्टिव पार्टिसिपेशन। भारत के अंदर जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है उसके अंदर वोटर्स का परसेंटेज भी इंक्रीज हो रहा है, और सेकंड वन जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं उनका भी नंबर इंक्रीज हो रहा है। इफ दिस क्वेश्चन आस्क इनटू 4 मार्क्स यू कैन राइट द 4 पॉइंट्स। बेसिकली क्वेश्चन पूरा ही 6 मार्क्स में आता है, अगर आएगा तो आप लिख सकते हो। सेकंड है 1980s। इसका पहला वर्ड लिखोगे, भारत के अंदर इट वाज कॉइन्ड बाय योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव क्या है, भारत के पॉलिटिकल साइंस के बड़े साइंटिस्ट हैं। आपका जो एनसीईआरटी है उसके अंदर आप अगर पेजेस चेंज करके देखो, पहले पेज पे नाम भी लिखा हुआ उनका, मेन जो लिखने वाला ग्रुप था उसके वो मेन मेंबर थे। आज के टाइम में एक पॉलिटिकल पार्टी बना रखी है स्वराज पार्टी, और रिसेंटली बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए फार्मर को लेके, उन्होंने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया है। सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज जो कहता है कि भारत की जो पॉलिटिक्स है वो क्या भाई, अकोमोडेटिव है। क्या है, अकोमोडेटिव है। अब भारत की जो पॉलिटिक्स अकोमोडेटिव है, अकोमोडेटिव किसको लेके, बैकवर्ड क्लासेस को लेके। किसको लेके, बैकवर्ड क्लासेस को। हमें कैसे पता 1980s में जो भारत की पॉलिटिक्स है वो अकोमोडेटिव है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए? आप 2 पॉइंट लिख सकते हो। भारत के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी बनी थी बीएसपी 1984 में, इट वाज फॉर्म बाय द कांसीराम, जो बैकवर्ड क्लासेस के इंटरेस्ट की बात करती है। सेकंड, भारत के अंदर ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था 1990 के अंदर, उसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो लेक्चर बनाया है, आप उसको देखिए, और वहां से भी आपके बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है, मंडल कमीशन के ऊपर टॉपिक है, और आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब ये बोलता है कि सब कुछ होने के बाद भी नॉट बेनिफिट किसको, बैकवर्ड क्लासेस को, भारत की अकोमोडेटिव पॉलिटिक्स से कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ?
आप बोलोगे एक तो उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो आज भी बहुत वर्स्ट है बैकवर्ड क्लासेस का, दूसरा ये बोलता है अनइक्वल बेनिफिट है, ऐसे लोग जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल गया दे आर हैप्पी, और दूसरे जो लोग हैं उनको क्या नहीं मिला, रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिला ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस बोल सकते हैं या कोई भी और कारण बोल सकते हैं। तो आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, कॉइनेड बाय योगेंद्र यादव, बाय इंडियन पॉलिटिक्स द अकोमोडेटिव, किसके लिए, बैकवर्ड क्लासेस इन 1980s, ये 2 पॉइंट हो जाएंगे। नॉट बेनिफिट फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस बिकॉज देयर इकोनॉमिक कंडीशन नॉट इंप्रूव और इट गिव द अनइक्वल बेनिफिट। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है थर्ड, उसको बोलते हैं 1990s वाला। भारत की इकोनॉमी के अंदर एक बड़ा रिफॉर्म्स किया गया था 1991 के अंदर, जिसको बोलते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब ये था कि भारत सरकार ने रिमूव द ट्रेड बैरियर, और जब आप ट्रेड बैरियर हटा रहे हो, टैक्सेस को कम कर रहे हो, इसका मतलब 2 चीजें आप अलाउ कर रहे हो। पहला आप क्या अलाउ कर रहे हो, फॉरेन इंपोर्ट, दूसरा क्या अलाउ कर रहे हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब आपके देश के अंदर एमएनसीज कैन बी एस्टेब्लिश। 1990 के बाद वो आप लिखोगे भारत की जो पॉलिटिक्स है ये भी क्या हो गया, कॉम्पिटिटिव हो गई है। कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है जब आप चीजों का कंपैरिजन करते हो विच वन इज अ बेटर। पहले भारत के अंदर क्या देखा जाता था कि विच लीडर इज अ एब्लेस्ड, एब्लेस्ड का मतलब जो योग्य है भारत को चलाने के लिए। अभी हम क्या देख रहे हैं कि विच वन इज द बेस्ट फ्रॉम बेस्ट, कंपैरिजन बढ़ गया बहुत ज्यादा, बेस्ट फ्रॉम बेस्ट। अर्लियर, अर्लियर का मतलब है 1990 से पहले जो स्टेट होता था वो एज ए कंट्रोलर था। कंट्रोलर का मतलब है वो रूल बनाता था, रूल बना के लोगों के ऊपर इंपोज करता था और लोगों से जबरदस्ती फॉलो कराता था। अब नहीं है, अभी क्या है, स्टेट एज ए फैसिलिटेटर है। फैसिलिटेटर का मतलब है स्टेट आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब स्टेट का जो रोल है वो किसके लिए, वेलफेयर के लिए। आप देखिए बहुत सारी भारत के अंदर रैलीज होती है, उन रैलीज के अंदर सारी अनाउंसमेंट पॉलिटिकल पार्टी एक ही चीज को लेके करती है कि व्हेन आई विल कम इन अ पावर, मैं ये काम आपके लिए करूंगी। बहुत सारी स्कीम्स बताती है, बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटीज की बात करती है, आपको सपने दिखाती है कि ऐसा होगा, होगा नहीं होगा वो बड़ा मुश्किल काम है। तो ये हो जाता है। लास्ट का पॉइंट ये बोलता है कि भारत की पॉलिटिक्स को एक ही तरह से चेंज कर सकता है, वो कौन, यूथ कैन चेंज द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, चेंज द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। क्योंकि आप देखोगे बेसिकली दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर यूथ किसी कंट्री में, वो कहां पे, इंडिया के अंदर है, और यूथ ही भारत की पॉलिटिक्स को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आपका पॉलिटिक्स नॉट ए डर्टी गेम, पॉलिटिक्स क्या है, प्रोसेस टू सोल्व द कॉमन प्रॉब्लम। दुनिया का सबसे अच्छी चीज क्या, पॉलिटिक्स है, क्योंकि लोगों की कॉमन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है। पर हमारे देश के अंदर या डिफरेंट कंट्रीज के अंदर पॉलिटिकल लीडर्स इसके जो मीनिंग है उसको क्या कर दिया है, री इंटरप्रिटेशन कर दिया, पॉलिटिक्स कंसर्न टू पावर कर दिया है। पर मेरे को लगता है पावर से ही तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन होगा। तो अगर यूथ इसकी तरफ जाएंगे, पॉलिटिक्स की तरफ जाएंगे, तो भारत के अंदर चेंज आ सकता है। और जो हर एक इंडियन का ड्रीम है कि इंडिया विल बिकम ए सुपर पावर, और सुपर पावर भारत बन सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास जो होगी वो फिलॉसफी से रिलेटेड होगी, और आपको एग्जाम के अंदर इस क्लास से 100% बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।